नमस्ते। जन सरोवर मंच टोंक पर हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ अन्ना पोनोमारेंको, यूक्रेन से हिंदी प्राध्यापिका, गायिका और रंगकर्मी। आज हम इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं श्रीमती पल्लवी मुखर्जी जी का, जो है एक कवयित्री, स्नातक शास्त्रीय संगीत गायिका और इससे ज्यादा भी। इसीलिए हम बड़े उत्सुक हैं आपके परिचय करने के लिए और आपसे आपके बारे में ज्यादा सुनने के लिए। जी नमस्ते। नमस्ते अन्ना जी। बहुत खुशी हो रही है आज आपसे मेरा मेरा साक्षात्कार हो रहा है, बहुत आपसे मुलाकात हो रही है। एक बेहतरीन शाम का मैं स्वागत करना चाहूंगी कि यूक्रेन से अन्ना जी आज मेरे साथ हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ। बेहद खुशी हो रही है मुझे। जी बहुत धन्यवाद जी। लोग ये कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व बचपन ही पर आधारित और संरचित होता है। जी इसीलिए मैं आपसे आपके बचपन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ बड़ी हो गई, आपका जन्म कहाँ हुआ, और फिर शायद आप हमें अपने बचपन की कोई ज्वलंत स्मृति के बारे में भी बताएगा। जी हाँ। मेरा जन्म सरगुजा जिले के, अभी तो बिहार क्षेत्र में आ गया है, सरगुजा जिले के रामानुजगंज के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हुआ है, जहाँ मेरे पिताजी श्री सीतेन नाथ चौधरी वहां पर भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक रहे। उनका ट्रांसफर आना जाना होता था, तो अक्सर हम लोगों का तबादला हो जाता था। रामानुजगंज में मेरी 3 साल की यात्रा रही। उसके बाद हम अंबिकापुर के बतौली क्षेत्र में मेरे पापा ट्रांसफर होकर के, तबादला होकर के आए और वहां से मेरी स्कूलिंग की पढ़ाई शुरू हुई। पिताजी भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक के अलावा बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने कई पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित हुए हैं और उन्हें बागेश्वरी पुरस्कार का सबसे पहला पुरस्कार मेरे पिता को ही मिला है। उनके दो कहानी संग्रह हैं। एक का नाम है हाथे से बाहर, दूसरा का नाम है छत्ता। इसी तरह मेरी माँ, सबसे बड़ी बात, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतने अच्छे लेखक माता पिता के घर मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ का नाम है कवित्री शुक्ला चौधरी। बहुत ही सुंदर कविताएं लिखती थी मेरी माँ। आकाशवाणी से लगातार प्रसारित होती थी मेरी माँ। प्रगतिशील लेखक संघ में मेरे माता पिता का हमेशा योगदान रहा और बड़ा योगदान रहा। उस लेखक परिवार से मैं पल्लवी मुखर्जी आती हूँ, जिसका मुझे बहुत गर्व है। जी, और हमें बड़ी खुशी की बात है। जी, तो क्या आपको याद है कि आप कविताएं, कहानियां कब लिखने लगी? किस उम्र में? हाँ, इस प्रश्न के पहले आपने मुझसे पूछा था, एक सवाल किया कि आपको अपने बचपन की ज्वलंत स्मृतियां आपकी क्या हैं? ये प्रश्न था ना आपका? जी इस था। प्रश्न पर आते हैं और इस प्रश्न को आपको पूरी अच्छी तरीके से इस पर प्रकाश डालते हैं। ज्वलंत स्मृतियां मेरे पास बचपन की 2 हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं मेरे यात्रा संसार के लिए, मेरे लेखक कर्म के लिए। सबसे पहला है, जब मैं 6-7 साल की रही होंगी, तो लेखक डॉक्टर नारायण लाल परमार जी और प्रभाकर चौबे जी का हमारे बतौली में आगमन। तो ये बड़ा साहित्यिक सम्मेलन था, जहां मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता पार्टिसिपेट किए थे। वहां बहुत अच्छा उनका वक्तव्य रहा, माँ का कविता पाठ रहा, पिता का वक्तव्य था और मैं भी उसमें जाकर के बैठ जाती थी। छोटी सी बच्ची भी जाके उनके कहानियों को, कविताओं को सुन रही है। दूसरा था, जब मैं 9th में थी, 14-15 साल की, तब मध्य प्रदेश के अमरकंटक में बहुत बड़ा साहित्य सम्मेलन हुआ। उस प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे आदरणीय, जिन्हें मैं नाना जी कहती थी, उनका नाम है मायाराम सुरजन। वहां कहानी के ऊपर वहां पर वार्ता थी, कहानी के ऊपर डिपेंडेंट था।
दुनिया के बड़े बड़े कहानीकार वहां आए थे, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, जिसमें कि आप तो ऐसे भी साहित्यकार हैं, प्रोफेसर हैं, तो इतना तो आपको पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्ला, डॉक्टर स्वयं प्रकाश, काशीनाथ सिंह, डॉक्टर अमरकांत, बड़े बड़े लेखक आए वहां। धनंजय वर्मा, आदरणीय कमला प्रसाद पांडे, ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार के साथ मेरा संपर्क हुआ वहीं पर। उसमें सारे सत्र में मैंने भाग लिया था, जबकि मैं 9th में पढ़ती थी, लेकिन पिताजी माताजी थे मेरे साथ, उनके साथ साथ मैं वहां बैठती थी। सबसे पहले सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित अब्दुल बिस्मिल्ला जी ने मंटू की कहानी टोवा टेक्सिंग पढ़ी थी, तो टोवा टेक्सिंग को हमने सुना वहां सबसे पहले। और इस तरह से हर सत्र में भाग लेते लेते वो जो बीज था लेखन का, वो मेरे मन में, मेरे भीतर कहीं जमा हुआ। जैसे धरती पर बीज डाली जाती है ना, किसी बीज को अंकुरित होने के लिए, सेम सिचुएशन मेरे साथ हुआ। वहां एक छोटा सा बीज कुछ जमा हो गया, तो धीरे धीरे सींचते सींचते थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अंकुरित हुआ है। अभी इसमें तो और सिंचाई करनी है और अच्छे अच्छे चीजें लिखनी है, समय है, अभी लिखेंगे, आगे ईश्वर जानता है कितना कर सकते हैं। जी। अब आगे बताइए। अच्छा, तो ये स्मृतियाँ भी साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं आपकी, जी आपके बचपन में। जी जी, अच्छा, क्योंकि उसी तरह के माहौल में ही आप बड़ी हो जाती थी। जी, एग्जैक्टली। जी, तो पहली बार आप किस उम्र में आपने किस उम्र में कोई कविता लिखी या कहानी? बहुत पहले से नहीं लिखती थी, 16-17 साल की उम्र में छोटी छोटी कहानियां जरूर लिखा था, कुछ डायरी है, कुछ संस्मरण है, लेकिन थोड़ा दुखों का भी खूब सामना करना पड़ा जब मेरी शादी हुई। 21 साल की उम्र में मेरी शादी, हेमंत मुखर्जी जो कि इंजीनियर थे, उनसे मेरी शादी हो गई। फिर मेरे जल्दी बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे, तो उनको पढ़ाना लिखाना, उनको संस्कारित करना। बिटिया को मैंने कथक भी सिखाया, क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत में रुचि था, तो बेटी को कथक डांस सिखाया। तो इस तरह से घर में एक रिदम का माहौल था, संगीत का माहौल था, मैंने उस तरह से बनाया। लेखन से थोड़ा सा मेरा जुड़ाव कम हुआ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, बच्चों के कैरियर की वजह से मैं लेखन से कम जुड़ी थी, परंतु पढ़ती बहुत थी। जैसे मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन, निर्मला, या तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जिनका की गुनाहों का देवता, या मन्नू भंडारी का काव्य कथा संग्रह उषा प्रियंवदा, या फिर सोच सकते हैं कि और भी शिवानी की बहुत सारी चीजें, है ना। इसी तरह का मेरे छायावादी जो कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, और आपके सुमित्रा नंदन पंत, सर्वेश्वर द्वारा, वो तो नहीं है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लेकिन 3 छायावादी मेरे को बहुत प्रभावित किए अपने जीवन में। निराला जी तो बहुत पसंद है, उनकी जूही की कली मेरा प्रिय काव्य संग्रह है। और उन्होंने बाद में एक चतुरी चमार भी लिखा, जिन्होंने काव्य को, कविताओं को काफी अलग कर दिया इस चीज से। जब चतुरी चमार लिखा, वो एक धारा बदलती है लेखन के क्षेत्र की, निराला जी को मतलब छायावाद से थोड़ा अलग करती है चतुरी चमार। इसी तरह पढ़ते पढ़ते अंदर ही अंदर लिखना शुरू हुआ। लेकिन एक पत्रिका है, आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ के एक बहुत अच्छे कवि हैं जिनका नाम है रजत कृष्ण। बहुत ही मैंने नाम अगर सुना होगा आपने रजत जी का, उन्होंने लिखा है 36 कमरों का घर, 36 कमरों का घर, वो उनका काव्य संग्रह है। और बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही आदरणीय हमारे कवि हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। वे एक पत्रिका निकालते हैं अपने क्षेत्र से, बागबहरा नाम है जगह, उस पत्रिका का नाम है सर्वनाम। उसकी मैं नियमित पाठिका थी, वो पत्रिका मेरे पास हमेशा आती थी और मैं उस पत्रिका को पढ़ती थी, उसमें आर्टिकल भी भेजती थी, अपनी लेखन, अपनी चीजें। तो उस पत्रिका से मेरा जुड़ाव रहा। लेकिन कविता में थोड़ा दिन के बाद आई, थोड़ा समय के बाद आई, कविता में समय लगा। तो मैं क्या आपको अपना पहला कविता सुना दूं, जो मेरा पहला लिखा हुआ कविता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए। तमाम उम्र, पहली कविता सुना रही हूँ। तमाम उम्र आंखें बंद करने की पुरजोर कोशिशें की, तमाम उम्र
आंखें बंद करने की पुरजोर कोशिशें की, मगर एक आंसू पुरवीन के पत्ते के ऊपर बिखर गया। मैंने देखा, मगर एक कतरा आंसू पुरइन के पत्ते के ऊपर। पुरइन का पत्ता जानती हैं आप क्या होता है? जी नहीं। पुरइन का पत्ता, कमल का जो पत्ता होता है ना, कमल खिलता है ना, कमल, उसके जो पत्ते जी। होते हैं उसको पुरइन का पत्ता बोला जाता है। अच्छा। मगर एक कतरा आंसू पुरइन के पत्ते के ऊपर बिखर गया। मैंने देखा कि वो आंसू चमक रही थी। मैंने देखा कि वो आंसू चमक रही थी और मुझे उड़ने का हौसला दे रही थी, और मुझे उड़ने का हौसला दे रही थी। मेरी पहली कविता की लाइन। जी, अति सुंदर है। धन्यवाद। जी, आपको सृजन के लिए क्या प्रेरणा मिलती है? सृजन के लिए प्रेरणा, एक्चुअली वास्तव में मैं आदिवासी बहुल क्षेत्र से आती हूँ, तो मैं मिशन स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, जो आदिवासी स्कूल ही रहा, लेकिन घर में मेरा माहौल, पिताजी की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मध्य उत्तर प्रदेश से। पापा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो संस्कार मुझे अच्छे मिले। इंग्लिश, बांग्ला और हिंदी, ये तीनों लैंग्वेज में, तीनों भाषाओं में मेरा अच्छा, भगवान की दया से अच्छा मेरी अच्छी पकड़ है। ये कारण क्या है? आदिवासी क्षेत्र से आते हुए भी ये कारण है, क्योंकि घर में कई तमाम पत्र पत्रिकाएं आती रहती थी, जैसे धर्मयुग, सारिका, दिनमान, इंडिया टुडे, जो इंग्लिश का आपका बहुत बड़ा माने अखबार है, इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स, देश बंधु, और बांग्ला का देश पूरे इंडिया क्या पूरे विश्व में एक सबसे जाना माना पत्रिका है। उन पत्रिकाओं से हम निरंतर गुजरते थे। बहुत अच्छे अच्छे शब्द आना, पढ़ते पढ़ते अच्छी चीजों की जानकारी मिलना, ये हमारा स्वभाव, नित्य माने दैनंदिनी जो रोजमर्रा के जीवन है, उसमें हम उतरते चढ़ते। हम 3 भाई बहन, खूब हम लोग मौज करते थे। घर से बाहर भी घूमना है, खेल कूद भी करना है। और आदिवासी क्षेत्रों में आपका प्रश्न है कि कविता के लिए मुझे कौन सी चीजें प्रेरित करती हैं? कविता के लिए मूल शब्द स्त्रियां हैं। मेरी कविता का मूल विषय स्त्रियां हैं, स्त्रियों का संघर्ष है। जो चाहे यूक्रेन की स्त्रियां हो, चाहे विश्व की किसी की भी स्त्रियां हो, अगर वो दुखी है तो मैं भी दुखी हूं, अगर वो सुखी है तो मैं भी सुखी हूं। तो उनके बच्चे, या बाहर के जो भी, गाजा में अभी इतनी सारी लड़ाइयां हुई, गाजा के बच्चों के क्या हाल रहे, वो बच्चे अगर दुखी होंगे, रोएंगे, तो हमारे साहित्य में तो रोना आएगा ही, वो विषय बनेगा ही कि हम भावुक होंगे, क्योंकि हम संवेदनशील हैं। तो एक संवेदनशील स्त्री होने के नाते ये सारे विषय मेरे मूल केंद्र में है। स्त्रियां, बच्चे, प्रेम। तीसरा है मेरा विषय है प्रेम। प्रेम मेरा बहुत ही खूबसूरत पहलू है। प्रेम से इतर मैं अपने आप को नहीं समझती। प्रेम मेरा मूल है, स्त्रियां भी मूल है, मनुष्य भी मूल है। ये सारे विषय मुझे प्रेरित करते हैं लिखने के लिए। अच्छा, और फिर से पारिवारिक माहौल से उत्पन्न हो जाता है आपका प्रेरणा भी। जी जी हाँ, साहित्य और आपकी जन्मभूमि से भी, आदिवासी का क्षेत्र जो है, जी तो वहां से भी। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। आपके कितने साहित्यिक कार्य प्रकाशित हो चुके हैं और इनके नाम भी बताइएगा। शुरू में मैंने फेसबुक के आधार पर अपनी कविताएं डालना शुरू किया था। मैंने कम से कम 2015 से लिखना शुरू किया है। मेन है 2015, ये अभी 25 चल रहा है, 10 ईयर्स ही हुए हैं मुझे लिखते हुए। शुरू में ब्लॉग्स में प्रकाशित हुई, तमाम ब्लॉग जो है फेसबुक के, जिसमें कि बीजू का आपने नाम सुना होगा, सत्य पटेल चलाते हैं उसको। सबसे पहले 10 कविताएं आई थी मेरी बीजू का ब्लॉग में। उसके बाद साहित्य धारा अकादमी, उसके बाद लिटरेचर पॉइंट एक नामी ब्लॉग है फेसबुक का,
और इसको चलाते थे सत्येंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी। तीसरा है मेरा गूंज एक ब्लॉग है, पोशंपा एक ब्लॉग है, और साहित्य धारा अकादमी, गूंज, ये सब में मैं लगातार प्रकाशित हुई। उसके बाद पत्रिकाओं का सिलसिला आया, तो देश की, भारत की सब बहुमूल्य जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जैसे कि वागर्थ और आपका नई दुनिया, माटी, कक्साड़, रेवांत, दुआबा, छत्तीसगढ़ आसपास, और ऐसी कई पत्रिकाएं हैं जिनमें मैं प्रकाशित हूँ। आजकल में भी प्रकाशित हूँ। ऐसे कई पत्रिकाएं हैं जिसमें मैं लगातार कविताएं मेरी प्रकाशित होती रहती हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रकाशित हो रही हूँ और मेरी सारी कविताएं प्रकाशित हो रही हैं और पसंद की जा रही हैं। हाल के दिनों में मेरे 10 साझा संकलन में कविताएं आई हैं, 10 साझा संकलन में आई हैं, और भोजपुरी, इंग्लिश, बांग्ला में मेरी कविताएं लगातार अनुवाद हुई हैं। आकाशवाणी भवन से लगातार कविताओं का पाठ करती आई हूँ, और एक कविता संग्रह मेरी इसी महीने में आ जाएगी, जो कि न्यू वर्ल्ड इंडिया से प्रकाशित हो रही है। उसका नाम है विलुप्त हो जाती हैं स्त्रियां। जी, अच्छा। तो अब हमें आपकी कई कविताएं पढ़िएगा। ओके जी। और पहली कविता पढ़ी है अपने, और फिर शायद आने वाले संग्रह से भी कुछ पढ़िएगा, कुछ नई कविताएं भी। ओके। कविता का शीर्षक है प्रेम में स्त्री। प्रेम करती हुई स्त्री का क्या हाल होता है, किस तरह की प्रेम होती है एक स्त्री करने में, वो संवेदना सुनाती है। उसके पांव कभी घर की चौखट से बाहर होते हैं, उसके पांव कभी घर की चौखट से बाहर होते और कभी भीतर। कभी उसके नेत्र सजल होते तो कभी रेगिस्तान। कभी उसके चेहरे का रंग गुलाबी हो जाता, कभी जर्द। कभी बात करते करते पत्तों से घंटों, कभी मसलती टपकती बूंदों को, कभी मसलती टपकती बूंदों को। तमाम सवालों को परे ढकेलकर कितनी बार दूध छलक कर गिर चुका था। तमाम सवालों को परे ढकेलकर कितनी ही बार दूध छलक कर गिर चुका था। कितनी ही बार चाय की पत्तियों की जली बूंदें उसे वापस जमीन पर ला पटका। कितनी ही बार चाय की पत्तियों की जली हुई बूंदें उसे वापस जमीन पर ला पटका। कितनी ही बार घने काले बादलों से घिरकर भी धूप के उजाले को पकड़ा था उसने। कितनी ही बार घने काले बादलों से गिरकर भी धूप के उजाले को पकड़ा था उसने। और इसी मनस्थिति में वह लिख रही थी, और इसी मनस्थिति में वह लिख रही थी एक प्रेम कविता। इसी मनस्थिति में वह लिख रही थी एक प्रेम कविता। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मुझे लगता है कि यूक्रेनियन स्त्रियों की हालत भी सेम होता है। जब यूक्रेनी स्त्रियां होते हैं जी, तो सच होता है। जी जी, एक मिनट। एक कविता मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ अन्ना जी। मुझे जी हाँ, वाह, क्या बात है। सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल। कविता का शीर्षक है लड़कियां। लड़कियां बदल जाती हैं मौसम की तरह। लड़कियां बदल जाती हैं मौसम की तरह। धीरे से पार कर जाती है पिता की दहलीज। छोड़ जाती है आंगन के मुंडेर पर अपना बचपन। छोड़ जाती है आंगन के मुंडेर पर अपना बचपन, अल्हड़ता और माँ के हाथों का सोंधापन।
लड़कियां चलती रहती है अनवरत, लड़कियां चलती रहती हैं अनवरत, सड़क की मानिंद, कठोर जिंदगी में सजाती रहती हैं बाहर भीतर घर को, कठोर जिंदगी में सजाती रहती हैं बाहर भीतर घर को, तमाम उलझते रिश्ते सुलझाती लड़कियां, तमाम उलझते रिश्ते सुलझाती है लड़कियां, तमाम उलझते रिश्ते सुलझाती है लड़कियां, पर खुद उलझती जाती हैं, पर खुद उलझती जाती हैं, घने बीहड़ जंगल में रात गहरी नींद में तकिए तले डायरे के भीतर रखा तुम्हारा गुलाब सिसकता है, घने बीहड़ जंगल में रात गहरी नींद में तकिए तले डायरी के भीतर रखा तुम्हारा गुलाब सिसकता है, लड़कियां झरने लगती हैं झरझर पतझड़ की तरह, लड़कियां झरने लगती हैं झरझर पतझड़ की तरह, लौटता नहीं है बसंत, लौटता नहीं है बसंत, और बूढ़ी हो जाती है लड़कियां, लौटता नहीं है बसंत और बूढ़ी हो जाती है लड़की। जी धन्यवाद। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे कोई कविता समर्पित की है। जी धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। आदिवासी स्त्री पर एक केंद्रित कविता, थोड़ा इसका बिम गौर करिएगा मैं क्या लिखी हूँ। ये बसंत नहीं गर्मी की तपती दोपहरी है, ये बसंत नहीं गर्मी की तपती दोपहरी है, वह औरत औरत नहीं लोहा है, वह औरत औरत नहीं लोहा है, जिसके सर पर तगाड़ी है, तगाड़ी समझती है तगाड़ी, जी बिल्कुल, सर पर तगाड़ी। हाँ जो हाँ जी हाँ, तो जिसके सर पर तगाड़ी है लोहे की, और जिसके स्तन से चिपका है शिशु, पी रहा है चुप चुप पिघलता लोहा, पी रहा है चुप चुप पिघलता लोहा, औरत जानती है कि पेट भर भात के लिए उसे निकलना होगा बोर में, औरत जानती है कि पेट भर भात के लिए उसे निकलना होगा बोर में, और तपना होगा लोहे की तरह, दिन चढ़े जब उसकी देह थक कर पक चुकी होगी, दिन चढ़े जब उसकी देह थक कर पक चुकी होगी, उतारेगी थकान उसी नदी में जो तप रही होगी धीरे धीरे, इन दिनों औरत भूल चुकी है नमक का स्वाद, इन दिनों औरत भूल चुकी है नमक का स्वाद, नमक उसकी हथेली पर है, नमक उसकी हथेली पर है, नमक उसकी हथेली पर है। आ, आगे सुनाओ। जी जी प्लीज। माँ को समर्पित करते हैं, किसी भी माँ को, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे देश की माँ हो, चाहे विश्व की माँ हो, सभी माँओं के लिए ये कविता है, ठीक है। जी कविता का शीर्षक है मेरी माँ। तुम्हारे नेह की आंच से पकती थी मैं रोज थोड़ा थोड़ा, तुम्हारे नेह, नेह माने स्नेह, स्नेह, तुम्हारे नेह की आंच से पकती थी मैं रोज थोड़ा थोड़ा, तुम्हारे भीतर से आती थी मिट्टी की गंध, तुम्हारे भीतर से आती थी मिट्टी की गंध, उसी सोंधेपन में महक जाती थी मैं रोज थोड़ा थोड़ा, तुम्हारे आसपास रहता था एक पूरा गांव, तुम्हारे आसपास रहता था एक पूरा गांव, शहर की सूखती नदी अरपा भी, छत्तीसगढ़ की नदी है उसका नाम अरपा है,
शहर की सूखती नदी अरपा भी पगडंडियां पार करती रेत उड़ाती पनिहारी ने, पगडंडियां पार करती रेत उड़ाती पनिहार ने, जिनके पांवों में छाले थे। दूर से आती है ना पनिहार ने, उनके पांव में छाले हो जाते हैं, वही। पगडंडियां पार करती रेत उड़ाती पनिहारी ने, जिनके पांव में छाले थे। तुम्हारा दुख उबलता था जब मेघ गरजते नहीं थे। तुम्हारा दुख उबलता था जब मेघ गरजते नहीं थे। बिना बरसे ही उड़ जाते थे दूर, बिना बरसे ही उड़ जाते थे दूर। वह पीड़ा और गहराती थी सूखते खेतों के लिए। वह पीड़ा और गहराती थी सूखते खेतों के लिए। तुम जानती थी लहलहाती फसलों से ही बच्चों की थाली में होगा 2 जून भात। तुम जानती थी लहलहाती फसलों से ही बच्चों की थाली में होगा 2 जून भात। तुम्हारे साथ मैं भी जी लेती थी जीवन भरपूर। तुम्हारे साथ मैं भी जी लेती थी जीवन भरपूर। अब सभी ढूंढते हैं तुम्हें मुझ में, अब सभी ढूंढते हैं तुम्हें मुझ में तुम्हारे जाने के बाद। अब सभी ढूंढते हैं तुम्हें मुझ में तुम्हारे जाने के बाद। वही आँच, वही आँच, वही मिठास, वही नमक, वही तनवंगी चाल। उफ, उनकी तिरछी निगाहें, तीखी निगाहें बेधती है मुझे किसी तीर की तरह। मैं निरुत्तर परे ढकेल कर उनके सवाल जवाब बढ़ जाती हूँ आगे। काश दिखा पाती मैं उन्हें कि मेरी हृदय गुहा में बसी हो तुम। काश दिखा पाती मैं उन्हें कि मेरी हृदय गुहा माने भीतर बसी हो तुम। अपने पूरे ममत्व और आभिजात्य के साथ मुझे गले लगाती, मुझे पुकारती, मुझे पुचकारती, मुझे गले लगाती, मेरी माँ, मेरी माँ। जी, धन्यवाद। कितनी भावुक कविता है माँ के ऊपर। जी, वो व्यक्ति है जो हमेशा हमारे मन के भीतर, हमारे हृदय के भीतर ही रहेगा और सबसे नजदीक। सही बोल, माँ से बड़ा कोई नहीं है ना अन्ना जी। जी, सिर्फ भगवान शायद। सब कुछ माँ है ना। अब जी माँ है तो पिता भी है, तो पिता के जी ऊपर भी क्यों ना एक कविता हो जाए। जी जी, आप सुनाए। पापा के ऊपर सुनाते हैं कविता, ठीक है। जी जी, आप अपने पिता के कितने करीब हैं। ज्यादा करीब तो नहीं हूँ अफसोस की बात। कोई बात, जी। कोई बात नहीं, मैं अपने पिता के बहुत करीब हूँ। हम्म। तो मैं पिता से रिलेट करती हूँ एक कविता आपको। पिता के साथ पगडंडियों पर चलना। पगडंडी समझती है ना, पगडंडी। शायद नहीं। नहीं, खेत, खेत तो देखा होगा, गेहूं या बाजरा या किसी चीज का। तो जो किनारे में जो धार, वो मिट्टी मिट्टी कैसे ऊंचे ऊंचे बने रहते हैं ना, वो अच्छा। पगडंडी है। पथ मतलब वो, जी हाँ, रास्ता मतलब आप समझ सकते हैं, वो रास्ते से रिलेट कर रहा है ना पगडंडी, ठीक है। जी, थैंक यू। पिता के साथ पगडंडियों पर चलना, जैसे कुछ ठुमक ठुमक कर उम्र के 6वें वर्ष में अबोध। पिता के साथ पगडंडियों पर चलना, जैसे वह चलता है कुछ ठुमक ठुमक कर उम्र के 6वें वर्ष में अबोध। जैसे तितलियों के बीच भागती है वह लाल फ्रॉक वाली लड़की, भागती है कुछ उचक उचक कर। जैसे कच्ची अमिया तोड़ता है वह लड़का, कड़ी धूप में थोड़ा ठहर कर।
पिता के साथ पगडंडियों पर चलना जैसे वह चलता है, कुछ ठुमक ठुमक कर, उम्र के 6वें वर्ष में अबोध, जैसे तितलियों के पीछे भागती है वह लाल फ्रॉक वाली लड़की, भागती है कुछ उचक उचक कर, जैसे कच्ची अमियां तोड़ता है वह लड़का, कड़ी धूप में थोड़ा ठहर कर। पिता ठंडी हवा के झोंके की तरह, पिता ठंडी हवा के झोंके की तरह, पिता पहाड़ की तरह भी, पिता की देह में एक बीहड़ भी है जहां तमाम रिश्ते हैं उलझते। कटीली घने जंगलों के बीच झांकती हूँ पिता की सूनी आंखों में जो भीग जाती है माँ की स्मृतियों से। वेदनाएं समेटते पिता ठपठपाते हैं मुझे हौले से, निकल पड़ते हैं दूर देश जहां किलकते थे मेरे पिता कभी, निकल पड़ते हैं दूर देश जहां किलकते थे मेरे पिता कभी। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। अक्सर हम हमारे घरों में स्त्री होती है जो हमारे घर का काम करती है, आपके घर में भी होगी, जिसको कि हम मेड कहते हैं, बाई, जिसको हमारे यहाँ तो बाई वगैरह बोला जाता है। वो स्त्री के बारे में मेरी कुछ पंक्तियां हैं। जो आपकी काम वाली बाई होती है ना, जो काम करते हैं, आज आए तो बर्तन मांजेंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, तभी तो हमारा काम होगा ना। जी जी, उसके ऊपर एक कविता सुनाओ। बिल्कुल। कविता का शीर्षक है ठहरा हुआ पानी। इन दिनों जेठ की गर्म तपती दोपहरी में तुम्हारे तांबई चेहरे पर अटक जाती हूँ मैं। इन दिनों जेठ की गर्म तपती दोपहरी में तुम्हारे तांबई चेहरे पर अटक जाती हूँ मैं। 5 घरों के काम निपटाकर रात के बासी बर्तनों को धोती हो तुम। इन दिनों जेठ की गर्म तपती तपती दोपहरी में सॉरी इन दिनों जेठ की गर्म तपती दोपहरी में तुम्हारे तांबई चेहरे पर अटक जाती हूँ मैं। 5 घरों के काम निपटाकर रात के बासी बर्तनों को धोती हो तुम। तुम्हारी देह पर बिखरे पसीने की बूंदें चुभती हैं आंखों में कीरचों की तरह। अब अन्ना जी, कीरचो मतलब जी। समझते हो आप? कीरचो, कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े होते ना, कीरचो अच्छा, मतलब कांच की जो पीसेस होते हैं, पीसेस ऑफ द ग्लास, कांच की ग्लास छोटे या छोटे टुकड़े। यस। तुम्हारी देह पर बिखरे पसीने की बूंदें चुभती है आंखों में कीरचों की तरह। तुम्हारे चेहरे पर उभरी आड़ी तिरछी रेखाओं को समेटने में विफल खड़ी मैं महज एक प्याला चाय पकड़ाती हूँ, जिसे तुम सुड़कती हो रात की बची बासी रोटियों के साथ। तुम्हारे माथे की ढीली होती शिराओं को देखकर तृप्त हो जाती हूँ कुछ पलों के लिए। तुम्हारा पति सिधार चुका, 2 बेटे तुम्हारी गोद में देकर तमाम दुखों का बोझ पीठ पर लादे दायित्व से टूटती नहीं हो तुम। तमाम दुखों का बोझ पीठ पर लादे दायित्व से टूटती नहीं हो तुम, जबकि तुम्हारे होठों पर एक तिरछी हंसी ठहरी होती है। सोचती हूँ सोचती हूँ तुम्हारी आंखों का पानी ठहरा हुआ है, बहता क्यों नहीं है नदी की तरह। सोचती हूँ कि तुम्हारी आंखों का पानी ठहरा हुआ है, बहता क्यों नहीं है नदी की तरह। सुनो, तुम्हारे अंतस में जमी हुई काई खुरचना चाहती हूँ, तुम्हारे अंतस में जमी हुई काई खुरचना चाहती जी। मैं बस ये देखती हूँ जब आप कविताओं के ऊपर, सॉरी, जब आप स्त्रियों के ऊपर अपनी कविताएं पढ़ रही हैं, कि आप न सिर्फ कितनी सहानुभूति से लेकिन कितने प्यार से भी उनका वर्णन करती है कि हूँ। बस आप, जी, आप इन सभी अलग-अलग स्त्रियों, आदिवासी स्त्रियों और ये नौकरानियों का न सिर्फ आदर करती है लेकिन उनका प्यार भी करती है, स्नेह प्रकट करती है उनके प्रति।
बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज अन्ना जी ने मेरे लिए इतनी सुंदर टिप्पणी की है मेरी कविताओं पर। इसे मैं हमेशा सहेज के रखना चाहूंगी कि अन्ना जी ने इतनी बेहद खूबसूरत बात मेरी कविताओं के लिए कहा है। थैंक यू, धन्यवाद। अगली कविता ठीक है है। अन्ना जी। हाँ बोलिए बोलिए, पहले बोलिए, आप बोलिए। नहीं, बस आप ये बोलिए कहना, बोलिए। जी बस ये ऐड करना चाहती थी कि स्त्रियों की जिंदगी मुश्किल होती है, और आदिवासी बहुत स्त्रियों की और नौकरानियों की स्त्रियों की कितना बोझ उठाना पड़ता है उनको अ, अपने बच्चों की भविष्य के लिए, कि उनका जीवन ज़्यादा आसान रहे उनके जीवन की तुलना में, कि कितना ज़्यादा काम बहुत करना पड़ता है, बहुत कितना सुंदर। ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता भी है। बेहद खूबसूरती से आपने ये बयां किया। आपके भीतर की मैं संवेदनशीलता से रूबरू हो रही हूँ कि आप न सिर्फ एक मतलब एक इतनी अच्छी प्रोफेसर हैं, इतना अच्छा मतलब कवित्री हैं, और कवित्री सिर्फ कवित्री नहीं, आपके भीतर की संवेदनशील गहन संवेदनशीलता को मैं यहाँ से महसूस कर पा रही हूँ कि मेरी कविताएं आपको छुई हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी कविताओं ने आपको स्पर्श किया है। तो मेरा लिखना भी सार्थक हो जाता है आज। इस समय मेरा लिखना बिल्कुल सार्थक हो जाता है कि अन्ना जी को मेरी कविताएं पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। धन्यवाद अन्ना जी। अरे जी, जी, धन्यवाद। अम, अब आपको वो नज़र करती हूँ वो कविता जो मेरा संग्रह का है। संग्रह का जो नाम है ना, विलुप्त उहुँ, हो जाती हैं स्त्रियाँ, मेरे संग्रह का नाम है। बहुतों को ये संग्रह का जो नाम है ना, बहुत अच्छा नहीं लगा। बोले कैसे स्त्रियाँ विलुप्त कैसे हो सकती हैं? आपने इसका नाम विलुप्त हो जाती हैं स्त्रियाँ रख दिया। आपके उहुँ, दिमाग में ये कैसे आ रहा है कि स्त्रियाँ विलुप्त हो जाती हैं? स्त्रियाँ तो हमेशा रहती हैं। लेकिन अभी-अभी हाल ही के दिनों में मैंने अपनी प्यारी माँ को खो दिया कोविड में। क्या मैं माँ को उहुँ। देख पा रही हूँ? क्वेश्चन है आपसे, क्या मैं अपनी माँ को देख पा रही हूँ? मुझे लगता है कि देख पा रही है अपने हृदय में, अपनी यादों में, इसी तरह, बस उतना ही। बस। हाँ, बस जी। इसी तरह उनका है, लेकिन माँ का स्पर्श तो नहीं है ना मेरे पास। माँ का स्पर्श तो नहीं है ना, बस स्नेह है। उनका जो अभिजात्य है वो तो बना हुआ रहेगा, हमेशा अंत तक बना रहेगा। लेकिन माँ को स्पर्श तो नहीं कर पा रही हूँ, उनसे गले नहीं लगा पा रही हूँ, उनको प्यार नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीजें हैं ना। तो कितनी ही स्त्रियां हमारे देश में आई चली गई, पूरे विश्व पटल पे आई और चली गई, आए पढ़ी लिखी, कुछ शोषण की शिकार हुई, किसी के पूरे पूरे अरमान हुए, किसी के नहीं हुए, कई कुंठाओं से ग्रसित होकर आत्महत्या से गुजर गई, कोई कुछ मानसिक प्रताड़नाओं से गुजर गई। तो ये जो संवेदना है, ये मेरे भीतर 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 अंकुरित होता है। फिर मैं ये कविता आपके सामने ज़हन में से निकाल के आपको देती हूँ। देखिए ये कविता, शीर्षक है विलुप्त हो जाती हैं स्त्रियाँ। उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन शायद। उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन शायद। उसके पैरों के निशान पगडंडियों पर मिल जाएंगे तुम्हें। उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन शायद। उसके पैरों के निशान पगडंडियों पर मिल जाएंगे तुम्हें। उसके पंजों का छापा भी दीवार पर तुम्हें मिलेगा, जिसे उसने पाथा था उपले थापते हुए। अब एक सेंटेंस है ना यहाँ पे, उपले थापते हुए। तो अगर गांव में कहीं आप गई होंगी तो गोबर का कंडा होता है, ऐसा गोबर जानती हो ना, डंग डंग, काउ डंग। तो उसको ऐसे जी, ऐसे मारती हूँ दीवालों पर। सेम ना, वो हुँ, तो वही चीज जिन मैंने लिया है। उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन शायद। उसके पैरों के निशान पगडंडियों पर मिल जाएंगे तुम्हें। उसके पंजों का छापा भी दीवार पर तुम्हें मिलेगा, जिसे उसने पाथा था उपले थापते हुए, बड़े प्रेम से, बड़े जतन से, बड़े इत्मीनान से। घर के फर्श को लीपते हुए भी छोटे छोटे पैरों के चिन्ह छूट गए थे।
घर के फर्श को लीपते हुए भी छोटे छोटे पैरों के चिन्ह छूट गए थे जो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। उसने कोई निशान ढिबरी बारते हुए भी छोड़ा हो। आदिवासी लोग एक कैंडल जलाते हैं, उसको ढिबरी कहते हैं। वो बोतल में बंद रहता है, बोतल से उसको उसमें से आग लगा दी जाती है, उसको ढिबरी कहा जाता है। उसने कोई निशान ढिबरी बारते हुए भी छोड़ा होगा जब सूरज डूब रहा होगा चोरी चोरी। सूरज अस्तांचल की ओर सूरज डूब रहा होगा चोरी चोरी। सूरज की लुका छिपी का खेल उसकी लटों से खेलते हुए उसके चूल्हे की हांडी में झांका होगा। खोली के भीतर की उदासी को बचाया होगा उसने पूरी शिद्दत से। खोली के भीतर, खोली माने झोपड़ी, खोली के भीतर की उदासी को बचाया होगा उसने पूरी शिद्दत से। एक स्त्री इसी तरह बचाती रहती है तमाम उदासी। एक स्त्री इसी तरह बचाती रहती है तमाम उदासी थपेड़ों और उन अंधेरों को जिसमें सीलन लगी होती है, दीवारों पर लगी होती है काई। स्त्री खरोचती है तुम्हारे भीतर की काई भी। स्त्रियां इसी तरह विलुप्त हो जाती हैं, छोड़ जाती हैं एक निशान प्रेम का जो तुम्हारे माथे पर अंकित होता है। स्त्री खरोचती है तुम्हारे भीतर की काई भी। स्त्रियां इसी तरह विलुप्त हो जाती हैं, छोड़ जाती है एक निशान प्रेम का जो तुम्हारे भीतर अंकित होता है, जो तुम्हारे भीतर अंकित होता है। शुक्रिया। जी, आपका शुक्रिया। आपके लिए स्त्री का विषय इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रेरणात्मक क्यों है? मैंने बहुत सी स्त्रियों को देखा है अन्ना जी कि वो बहुत कठिन स्त्रियां को गुजरते हुए देखा, कई पीड़ाओं को देखा, चाहे वो आदिवासी बहुल क्षेत्र हो या मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्गीय हो। हाई प्रोफाइल सोसाइटियों में भी स्त्रियों का संघर्ष मैंने देखा है। बहुत उच्च स्त्रीय औरतों को भी, स्त्रियों को भी झेलते, कई तरह की पीड़ाओं से गुजरते हुए देखा है। ये पीड़ाएं इतनी संवेदित करती है मुझे, जो भीतर भीतर जज्ब होने लगती है और इतनी जज्ब होती है कि फिर वो इस तरह की कविताएं आपको मिलती हैं। ऐसी कविताएं लिखती हूँ, चाहे वो मेरे घर की कोई मेड हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय स्त्री हो, चाहे महुआ। एक कविता आई थी मेरी, महुआ। महुआ जानती है ना, एक फल होता है, टप टप टपकता है महुआ। इधर ये फल नहीं नहीं जानती। जानते। अच्छा, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र महुआ से खूब अच्छा परिचित है। महुआ हमारे आदिवासियों का मेन फल है, मेन फ्रूट्स है। उससे उन लोग अपना रोजगार चला लेते हैं, उसकी अपनी उन लोगों की उनकी जीवन शैली आगे बढ़ती है, उसी फल से वो लोग जी लेते हैं। इतना महत्वपूर्ण, उससे तेल बना लेंगे, उससे क्रीम बना लेंगे, उसको मेवा की तरह खा लेंगे, उसे शराब बना लेंगे। तो ये उनके संसाधन, ये उनकी जीवन शैली में आता है महुआ। तो ये इस तरह की सारी उनकी पीड़ाएं, जद्दोजहद, संघर्ष, ये मेन मेरी कविता के विषय बनते हैं और इसीलिए स्त्री विषय कविताएं मेरे अंदर आती हैं। अच्छा, जी, धन्यवाद, सधन्यवाद। और कवियत्री होने के अलावा अब तो स्नातक शास्त्रीय संगीत गायिका भी है। तो आप थोड़ा-सा हमें अपनी शास्त्रीय संगीत रास्ते के बारे में भी सुनाएँगा और ज़रूर हमें कई गीत गाइएगा। विशारद जब करने के लिए, संगीत विशारद शादी के बाद ही किया। इसके पीछे मेरी मम्मी का हाथ है, मेरी माता जी का। माता जी ने जब संगीत विशारद किया तो वो मेरे पीछे पड़ गई, नहीं बेटा आपको भी करना है। मैं बोली माँ मेरे पास समय नहीं रहता है, मैं कब करूंगी। बोली नहीं, हारमोनियम खरीदो, क्लास ज्वाइन करो, बच्चे भी देखो, पति भी देखो, लेकिन घर भी देखो, लेकिन शास्त्रीय संगीत भी करना है आपको। तो बड़े मुश्किल से, बड़े मेहनत से फिर सीखा, क्लास किया। तबला के अंदर मेरी रियाज होती थी और इस तरह से मैं संगीत विशारद कर पाई। ये ईश्वर की कृपा है। पर मास्टर डिग्री नहीं किया है। शास्त्रीय संगीत एक बहुत बड़ा वोकल, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है।
इसलिए मैं इस मंच पर कहना चाहूंगी कि मैंने MUs नहीं किया है, मास्टर डिग्री मैंने नहीं की है, इसका ग्रेजुएशन है ये संगीत विषय, मैंने इतना ही किया है। इसमें अगर आप कुछ सुनाने बोलेंगे तो मैं रविंद्र संगीत सुना दूं 2 लाइन। जी जी प्लीज। इस समय क्या है, गला पूरा खराब हो चुका है बात करके, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। रविंद्रनाथ जी प्रेम और प्रकृति के कितने बड़े कवि हैं तो आप जानती ही होंगी। जी जी बिल्कुल। उनके कुछ अंश मैं सुनाती हूँ। মনোমোর মেঘের সঙ্গী, মনোমোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিগন্তের পারে, নিশিব শূন্যে শ্রাবণ বরষণ সঙ্গীতে, রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম, মনোমোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিগন্তের পারে, নিশিব শূন্যে শ্রাবণ বরষণ সঙ্গীতে, রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম। आगे भी बहुत सुंदर, आगे भी जी आपकी इच्छा हो। মনোমোর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে, মনোমোর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে, কোচিত কোচিত চকিত তড়িত আলোকে। हाई पिच है ना, ऊपर नहीं जाएगा, स्वर कटा हुआ है। अच्छा, बहुत सुंदर है जी। स्वर ऊपर नहीं जा पाया। कोशिश करते हैं। जी ঝনঝন মঞ্জির বাজায় ঝঞ্ঝা, রুদ্র আনন্দে কলু 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 মন্দ্রে নিঝরিণী, ডাক দেয় প্রলয়াও পানে, মনোমোর মেঘের সঙ্গীত। हारमोनियम में अच्छा बनेगा, ये थोड़ा सा गला बैठा हुआ है बात करते करते, मैं माफी चाहूंगी। जी बहुत जी, माफी ये चाहूंगी। सब बोलना छोड़िए क्योंकि बड़ा मजा आया मुझे आपको सुन के। धन्यवाद। गला एक्चुअली कविता पढ़ते ही बैठ गया मेरा, खुला नहीं है हम्म, कविता साला, बैठ गया है। हम्म, क्वेश्चन अच्छा पूछो। ठीक है। कविता संगीत के अलावा आपकी और किस में रुचि है? एक मिनट। कविता संगीत के अलावा सबसे पहले तो मैं प्रायोरिटी देती हूँ अपने घर को, जो जिसे मैं सहेजती हूँ। मेरे दोनों बच्चे, मेरे पति हाल ही में दिसंबर महीने में लंबी बीमारी से गुजर गए मेरे पति। उनके जाने के बाद अपने को संभालना, बच्चों को संभालना, 2 बच्चों को संभालना, घर को संभालना, सहेजना, उनके लिए खाना-पीना, मेहमान नवाज़ी करना मुझे पसंद आता है। आस-पास की सहेलियों का आना, उनके साथ थोड़ा बातें-बातें करना पसंद आता है। तरह-तरह के व्यंजन, वो चाहे विदेशी ही क्यों ना हो, चाहे कहीं के भी व्यंजन हो, मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें बनाऊँ, उन्हें पकाऊँ और सबको खिलाऊँ। और मैं बंगाली हूँ एक्चुअली, तो बंगाली खाने के अलावा मुझे गुजराती खाना जैसे खमन ढोकला ढोकला और साउथ का अपना इडली डोसा और तरह-तरह के खाना मैं बनाती हूँ। और ये भी ट्राई करती हूँ, पिज़्ज़ा, बर्गर भी मैं ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ मैं अच्छी तरीके से। आप अगर आएँ मेरे घर तो मैं ज़रूर बना के खिलाऊँगी आपको। अच्छा थैंक यू। और आपको उसके बाद एक डिश हाँ, उसके बाद मेरा
एक संस्था में मैं जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, और ये बहुत लंबे समय से मैं कर रही हूँ। 17 साल हो गए मुझे आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किए हुए, जिसके संस्थापक है आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी। उनका आश्रम है बेंगलोर में। तो इसमें से जो मुझे योग और अध्यात्म ने जोड़ रखा है, और मैं लगातार प्राणायाम और आध्यात्मिकता की तरफ भी मूव रहती हूँ, तो ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे अवसाद में जाने से रोक देता है। मैं डिप्रेशन से जाने से बच जाती हूँ। ये बहुत बड़ा हथियार है मेरे लिए कि मैं इसको कर पाती हूँ। जी, शांति प्रिय हथियार होता है मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह। ये कहना चाहती थी कि आपको एक दिन कोई यूक्रेनी डिश, कोई यूक्रेनी व्यंजन भी बनाना जी बनाने की ये कोशिश तो कीजिए। पिज़्ज़ा आप हाँ, बनाते हैं? यूक्रेनी का तो देखिए विदेशी में तो अपन अपन अमेरिका से रिलेट करके और इधर इंग्लैंड वगैरह की चीजें तो बनाते ही रहे, क्योंकि इंग्लैंड में हमारे हमारे भारत में उनका राज्य रहा, तो उसका संस्कृति तो हमारे ऊपर असर पड़ा है। यूक्रेन का निसंदेह बनाऊंगी, क्योंकि आज अन्ना जी से मेरा परिचय हो रहा है, और सच। इतनी प्यारी अन्ना जिससे मेरा आज परिचय हुआ है। तो आज अब अपन क्या है, अपन मित्र हैं, हम सहेली बनेंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि अब जब हम सखी सहेली बनेंगे तो हमारे वार्तालाप होंगे फोन पे। इससे अच्छा बात और होगा क्या? जब आप फोन पे बात करेंगे तो मैं अन्ना के सारे कुकिंग स्टाइल मैं सब ले लूंगी अन्ना से, और सब बनाऊंगी अपने किचन में। जी अच्छा, ठीक है जी, तय किया है। जी अभी ये जानना भी चाहती हूँ कि आपके जीवन के मूल्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं? मानवीयता मेरे जीवन का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है। मनुष्यता, मानवीयता, संवेदनशीलता, भावुकता, ये सारे मेरे जीवन के भीतर जज्ब हैं। इससे मैं इतर हो ही नहीं। अगर मैं मनुष्यता को हटा दूं तो फिर मेरे अंदर में वो स्त्री जाति संवेदना मुखर नहीं हो सकती। मैं उसे अपने आप को अलग मान ही नहीं सकती। ये मनुष्यता बोध या इंसानियत बोध मुझे बचपन से मिला हुआ है, क्योंकि मेरे माता पिता वैसे रहे। वैसा मुझे आ, उन्होंने इस जिस तरह से कुम्हार किसी घड़े को गढ़ता है, उसी तरह माता पिता ने मुझे उसी तरह से गढ़ा है कि मैं दूसरों के सुख, दूसरों के दुख पर दुखी, दूसरों के सुख पर सुखी रहूं। सिर्फ सुख और दुख मेरे से रिलेट नहीं करते कि पल्लवी सुखी है तो सुखी, हमेशा पल्लवी तभी सुखी होगी जब मेरा आसपास का वातावरण सुखी होगा, मेरे आसपास की दुनिया सुखी होगी। यूक्रेन के बच्चे अगर बिलख रहे हैं तो भारत के बच्चे सुखी नहीं हो सकते। यूक्रेन के बच्चे या गाजा के बच्चे या फिलिस्तीनी के बच्चे सभी सुखी होंगे, तभी भारत के बच्चे भी सुखी होंगे। ये है वैश्व, इसको बोलेंगे क्या, हम वसुधैव कुटुंबकम, एक नारा है ये। पूरी वसुंधरा हमारी एक कुटुंब है, हमारी धरती एक है। इसी वजह से इस पर हमें काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तीसरी बात, एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से कुछ बिरले मनुष्य जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने मनुष्यता के ऊपर इतना प्रहार किया, मैं चाहूंगी कि ये इनकी जितनी भी चीजें हैं जल्दी खत्म हो, आतंकवाद समाप्त हो, और एक बेहतरीन पृथ्वी पर हम हरियाली ला सके। हमारे बच्चे इस तरह मारे ना जाएं, गाजा के बच्चे हो चाहे कहीं के बच्चे इस तरह से मारे ना जाएं, कहीं के बच्चे इस तरह से बम कांड के शिकार ना हो जाएं। उनमें हंसी हो, खुशी हो, स्कूल जाएं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें, नाचे गाएं खेलें और अच्छे से बड़े हो। सब तरह के उन लोगों को भी बढ़िया से बढ़िया जॉब मिले, अच्छी शादी करें, अच्छे पार्टनर उनको भी मिले। बहुत खूबसूरत हो ये दुनिया, क्योंकि बहुत सुंदर है दुनिया। अभी हाल ही के दिनों में हमारे यहाँ जो लड़ाई हुई पहलगाम में, उससे तो आप सुनी होंगी आप ना, 27-28 जी लोगों को इस तरह से गोलीबारी किया गया। तो ये कितनी गंदी बात है। आज इस मंच से पल्लवी कह रही है कि अच्छा नहीं हुआ है। ये बहुत बहुत ही माने हमको झकझोरने वाली बात है
कि किसी को भी इस तरह से गोली से उड़ा देना, कहाँ की मानवीयता है, कहाँ की मनुष्यता है। तो जब तक हम इस आतंकवाद से हम ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम देश को एक सुंदर विकास की ओर अग्रसर हम नहीं ला सकते। जी, पल्लवी जी, मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ हमारे वार्तालाप के लिए, आपके दर्शन के लिए जो जीवन के प्रति होता है, कि मनुष्यता की बात जो होती है आपके हृदय में, कि आप न सिर्फ भारतीय लोगों, भारतीय बच्चों के ख्याल रखती है, उनके प्रति स्नेह प्रकट करती है, लेकिन पूरे संसार के दूसरे देशों का भी आपका इतना ही रवैया होता है कि आप भलाई के लिए अपना कार्य, जीवन कार्य करती है, संसार की भलाई के लिए। जी, मैं आपकी आभारी हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और आशा करती हूँ कि हम संपर्क में आगे जारी रखें। एकदम। बस फिर से धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपका। मैं भी इसी मंच से आज अन्ना जी से मुलाकात करके आज मेरी शाम इतनी सुंदर हुई है, और मुझे इतने सुंदर सुंदर मैंने विचार आपसे भी मिले। एक बहुत ही सशक्त स्त्री के साथ आज मेरा परिचय हुआ अन्ना जी से। इससे बड़ी मेरी खुशी की क्या बात होगी। आज मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। अन्ना जी से मुलाकात की, इतनी सुंदर कविताओं का पाठ, ये मंच मिला, और हम एक दूसरे के साथ इतना खुश रहे, ये बहुत बड़ी बात है अन्ना जी। हम आगे संवाद जारी रखेंगे, निरंतर जारी रखेंगे, और इस मंच के द्वारा और अन्य मंच के द्वारा भी मैं चाहूंगी कि हम निरंतर काम करते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, यही हमारी मंशा होगी। बहुत आभारी मैं भी हूँ आपके लिए। बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते, धन्यवाद जी। आज आदरणीय देवेंद्र सर को भी मैं आभार कहना चाहूंगी इस मंच से, जिन्होंने हमें जोड़ा, और जन सरोकार मंच के स्टॉन्ग पर हम जुड़े, और आज बेहतरीन शाम गुजारी हमने। और आदरणीय सर को भी प्रणाम, हमारा स्वीकार करें। धन्यवाद। जी, प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते।